यामाहा, ये नाम सुनते ही आपको क्या ख्याल आता है? म्यूजिक या फिर मोटरसाइकिल? एक तरफ जहाँ इंजन की रोमांच आवाज है, वहीं दूसरी तरफ मेलोडियस ट्यून। दोनों ही बिल्कुल अलग इंडस्ट्रीज और दोनों में वर्ल्ड लीडर। घड़ी बनाने वाले यामाहा के फाउंडर ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बाइक बनाएंगे। कंपनी की शुरुआत एक छोटी सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंपनी की तरह हुई थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान पियानो कौन ही खरीदता। इसलिए अपने सर्वाइवल के लिए यामाहा ने एयरक्राफ्ट प्रोपेलर भी बनाए। हालांकि यामाहा को RX-100, R15 और कुछ बाइक्स के लिए ही जाना जाता है, बट ये तो उनके बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। इनका ग्लोबल बिजनेस तो कई ज्यादा बड़ा और डाइवर्सिफाइड है। तो आज के इस वीडियो में हम जापान के यामाहा कंपनी के बारे में पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। ये कहानी है टोराकुसु यामाहा की, जो साल 1851 में एस्ट्रोनमर के घर पैदा हुए। वह अपने पिता की लाइब्रेरी में घंटों बिताया करते थे, जिसे वह मशीन्स और टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और जब भी टाइम मिलता वो मार्शल आर्ट्स और किंडो की प्रैक्टिस किया करते थे। साल 1870 के दौरान जापान में कुछ बदलाव हुआ और बाहर की टेक्नोलॉजी जापान में आने लगी। उसी दौरान टोराकुसु यामाहा नागासाकी गए और वॉच मेकिंग ट्रेनिंग लेकर घड़ियों की मरम्मत करने लगे। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि रिपेयरिंग के इस काम में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। फिर साल आया 1886, जब टोराकुसु यामाहा 35 साल की उम्र भी पार कर गए, लेकिन ना तो उनके पास कोई अच्छी नौकरी थी, ना ही अपना कोई बिजनेस शुरू कर पाए। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। दरअसल उनके टाउन हमामात्सु के एक प्राइमरी स्कूल ने उन्हें बुलाकर पूछा कि क्या वो स्कूल का खराब पड़ा रीड ऑर्गन सही कर सकते हैं। टोराकुसु को यह काम काफी इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने प्रॉब्लम को ढूंढ लिया। अंदर के 2 स्प्रिंग टूट गए थे, जिसे रिपेयर करते ही रीड ऑर्गन प्रॉपर काम करने लगा। लेकिन इस रिपेयरिंग के दौरान टोराकुसु ने रीड ऑर्गन के पूरे फंक्शन को ही समझ लिया था, और बस यही उनके दिमाग में ख्याल आया जापान का अपना रीड ऑर्गन बनाने का। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए टोराकुसु के एक दोस्त ने उनकी मदद की, और 2 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वह छोटे से वर्कशॉप में जापान की पहली रीड ऑर्गन बनाने में सफल हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को भी रीड ऑर्गन पसंद नहीं आया, क्योंकि मैकेनिकल इंस्टॉलेशन तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन म्यूजिक और ट्यूनिंग के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वो हार नहीं माने और फैसला किया कि अपने ऑर्गन को टोक्यो यूनिवर्सिटी के म्यूजिकल डिपार्टमेंट में ले जाएंगे। हालांकि यह फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि वर्कशॉप से टोक्यो की दूरी 250 किलोमीटर से भी ज्यादा थी, और रास्ते में एक माउंटेन होने की वजह से ले जाने का कोई साधन भी मौजूद नहीं था। लेकिन उनमें जुनून इतना था कि वो दोनों दोस्त अपने कंधों पर रीड ऑर्गन को हैंग करके टोक्यो के लिए रवाना हो गए। उनके पैशन को देखकर यूनिवर्सिटी का म्यूजिकल डिपार्टमेंट मदद करने से मना नहीं कर सका, और उन्हें म्यूजिक के कुछ लेक्चर भी अटेंड करने की इजाजत दे दी, ताकि वो म्यूजिक के फंडामेंटल थ्योरी को समझ सके। उन्होंने ट्यूनिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रात दिन एक कर दिए, लेकिन वो मुश्किल दौर टोराकुसु अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए, जब हर पल ट्यूनिंग फॉर्क उनके हाथ में होता था। इसलिए आज भी यामाहा के लोगों में 3 ट्यूनिंग फॉर्क्स मौजूद है। खैर, वो म्यूजिक की ट्रेनिंग लेकर अपने टाउन हमामात्सु वापस आए और अपना दूसरा रीड ऑर्गन तैयार किए, जो पूरी तरह से परफेक्ट और इम्पोर्टेड ऑर्गन की तरह ही थी। चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी। साल 1887 में कुछ कारपेंटर्स और कैबिनेट मेकर्स के साथ टोराकुसु ने निप्पॉन गो की कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की, और यही कंपनी आज यामाहा कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती है। बट यामाहा मोटर कंपनी जो बाइक बनाती है वो इस कंपनी से अलग है, और इसके शुरुआत के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। साल 1916 में महज 65 ईयर्स की एज में टोराकुसु यामाहा की डेथ हो गई, जिसके बाद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट चियोमार अमोनो को कंपनी की कमान सौंप दी गई, और धीरे धीरे निप्पॉन गो की जापान की सबसे बड़ी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंपनी बन गई। लेकिन दोस्तों, यह दौर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। वर्ल्ड वॉर 2 के आहट के साथ ही पियानो और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सेल में तेज से गिरावट आने लगी, और उसी दौरान जापानीज गवर्नमेंट से मिले एक कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट था वॉर के एयरक्राफ्ट के लिए प्रोपेलर बनाने का, एक ऐसा काम जिसके बारे में उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। अब 1945 में वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन निप्पॉन का संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ। अगले कई सालों तक कंपनी के पास कोई काम नहीं था, और कंपनी के चेयरमैन जेनिची कावाकामी हर पल इस कोशिश में लगे रहते थे कि उनके पास जो भी रिसोर्सेस बचे हैं उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सके। फिर कई ऑप्शंस पर विचार करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि लोगों के लिए एक सस्ते ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जरूरत है। फिर क्या था, उन्होंने अपनी टीम को एक मोटरसाइकिल के प्रोटोटाइप पर काम करने का ऑर्डर दे दिया। दरअसल जेनिची कावाकामी टोराकुसु यामाहा के ग्रैंडसन थे, और उनके लीडरशिप का कमाल है जो यामाहा आज दुनिया की टॉप कंपनी में शुमार है। एक तरफ जहां कंपनी अपने 2 व्हीलर की प्रोटोटाइप पर काम कर रही थी,
वहीं दूसरी तरफ निप्पॉन कॉकी कंपनी के रिवाइवल के लिए अमेरिका से कुछ फंड मिल गया, जिससे कंपनी ने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिजनेस को फिर से शुरू कर दिया। साल 1955 में निप्पॉन से अलग यामाहा मोटर कंपनी के नाम से एक ऑटोमोबाइल डिवाइस को शुरू किया गया ताकि उनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बिजनेस पर कोई इसका असर न हो। और फिर जर्मन कंपनी DKW बाइक से इंस्पायर्ड YA1 मार्केट में उतारा गया। YA1 एक 125 सीसी की बाइक थी जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। अगले ही साल 1956 में यामाहा 175 सीसी की बाइक YC1 और 1957 में 250 सीसी की YD1 को लॉन्च किया। और फिर साल आया 1960 जब यामाहा ने अपनी बाइक्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक यामाहा कभी भी रुका नहीं और वो आज 180 देशों में अपनी बाइक्स को सेल करता है। रेसिंग के दुनिया में भी यामाहा का काफी नाम है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ यामाहा की जर्नी काफी मुश्किल रही है। सबसे पहले तो जब यामाहा ने इंडियन मार्केट में एंटर करने की कोशिश की तो उन्हें साल 1984 में स्कॉट्स के साथ कोलैबोरेशन में आने की इजाजत मिली, क्योंकि इंडियन मार्केट विदेशी मार्केट के लिए ओपन नहीं थी। और जब यामाहा ने अपनी सबसे पहली बाइक RD350 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया तो लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। हालांकि 350 सीसी इस बाइक को इंडिया का पहला सुपर बाइक भी कहा जाता है, लेकिन बेहद मजबूत और कैपेबल होने के बावजूद भी यह बाइक इंडियन मार्केट में फेल हो गई। यामाहा ने देखा कि सुजुकी AX100 उस समय इंडियन मार्केट में बहुत सफल रही थी, जो कि 100 सीसी की एक लाइट वेट बाइक थी। ऐसे में यामाहा ने भी इंडियन मार्केट के डिमांड को समझकर अपना फोकस हैवी बाइक्स की जगह हल्की बाइक्स पर लगाने लगा और साल 1985 में एक लाइट वेट और शानदार लुक्स वाली बाइक RX100 को लॉन्च कर दिया। RX100 एक 100 सीसी की 2 व्हीलर बाइक थी जिसका परफॉर्मेंस लाजवाब था। यह बाइक उस वक्त यंगस्टर्स में काफी पॉपुलर हो गई और इसी बाइक ने यामाहा को इंडिया में एक नई पहचान दिलाई। फिर इसके बाद यामाहा ने एक से एक बाइक लॉन्च की, लेकिन ये बाइक्स RX100 की पॉपुलैरिटी और सक्सेस को रिपीट नहीं कर पाए। यामाहा की सेल्स में गिरावट आती गई और उसे गहरी चोट तब लगी जब 1996 में उसके सबसे पॉपुलर बाइक RX100 के प्रोडक्शन पर भी रोक लगानी पड़ी, क्योंकि 2 स्ट्रोक वाली RX100 गवर्नमेंट के इमिशन नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पा रही थी। फिर सालों बाद 2008 में यामाहा ने 2 नए बाइक्स इंडिया में लॉन्च किया, जिसने यूथ के बीच फिर से अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। और वो बाइक थी R15 और FZ16, जो 150 सेगमेंट की बाइक थी और अभी तो इसके कई जनरेशन इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यामाहा एक लीडिंग इंस्ट्रूमेंट कंपनी के साथ ही 2 व्हीलर इंडस्ट्री में भी वर्ल्ड लीडर है, लेकिन इसके अलावा भी तमाम ऐसे बिजनेस है जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। यामाहा का प्रोडक्ट जैसे जनरेटर और पंप तो आपने देखा ही होगा। इसके अलावा यामाहा बोट्स, कम्यूटर व्हीकल्स जैसे स्कूटर, इलेक्ट्रिक साइकिल, गोल्फ कार, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, एनिमेटेड हेलीकॉप्टर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर्स वगैरह भी बनाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।